हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे एंड ड्रिल वही रहेगी, आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे एंड फिर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप ये असेस करेंगे आपका आंसर सही था या गलत। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपके द्वारा जितना भी स्कोर रहा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट उससे पहले आई होप आप सभी की दीपावली अच्छी रही हो, राइट, सेफ रही हो। तो भैया दीपावली के उपलक्ष्य पर हैप्पी दिवाली का कूपन कोड हमारे द्वारा यहाँ पर इशू किया गया है। सभी कोर्सेज पर आपको 20% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। 3 नवंबर तक ये वैलिड है, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए हमारे कोर्सेज को, एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। कार्ड नेटवर्क से रिलेटेड सवाल है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बतानी है कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं जो बैंक्स हैं दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स विद कार्ड नेटवर्क्स। सेकंड में कह रहे हैं कि यहां पर आरबीआई द्वारा स्पेसिफाई किया गया है कि कितना मैक्सिमम एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल है टू डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। तो 2 ऑप्शंस, 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताइए इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यहां पर 2 स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं, उसमें जो पहली स्टेटमेंट है, जी हां बिल्कुल, बैंक्स को यहां पर बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया गया है कि आप एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, कि नहीं हमारे जितने भी बैंक अकाउंट्स रहेंगे उनमें जितने भी डेबिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे कि भैया वो वीजा के ही रहेंगे या फिर वो मास्टर के ही रहेंगे या फिर रुपए के भी रहेंगे। नहीं, इस तरीके कोई भी आप एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स यहां पर साइन नहीं कर सकते किसी भी कार्ड नेटवर्क के साथ। आपको सभी के साथ यहां पर डीलिंग रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो बेसिकली ये जो रेट है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो रहता है, ये बैंक्स द्वारा चार्ज किया जाता है एक तरीके से, राइट। जितने भी आपके ऐसे आउटलेट्स हैं जहां से आप शॉपिंग करना चाहते हैं, यदि आप वहां पर अपने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक एक्स्ट्रा चार्ज आपको वहां पर पे करना पड़ता है। तो वही चार्ज बेसिकली आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट रहता है। अब आरबीआई यहां पर ये नहीं बताता कि कितना मर्चेंट डिस्काउंट रेट रखना है, बट हाँ मैक्सिमम कितना हो सकता है वो यहां पर स्पेसिफाई कर दिया जा चुका है आरबीआई द्वारा। तो मैक्सिमम लिमिट यहां पर सेट की जाती है, बिल्कुल एट द पॉइंट ये नहीं कहा जाता कि इतना ही मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपको रखना है, मैक्सिमम लिमिट यहां पर सेट की जाती है, राइट। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्टली देखने को मिल रही हैं, जिसके बेसिस पर सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो बेसिकली ये जो एमडीआर है, इट इज बेसिकली अ फी दैट अ मर्चेंट, जैसे कि जहां पर भी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तरीके का वो मर्चेंट ही है, जहां से आप पेमेंट अपनी करना चाहते हैं, उसकी दुकान पर जाके पेमेंट करना चाहते हैं, एक तरीके का मर्चेंट है। तो बेसिकली ये एक फी है दैट द मर्चेंट इज चार्ज्ड बाय देयर इशूइंग बैंक, कि जो बैंक यहां पर उन्हें उस प्रकार का डिवाइस इशू कर रहा है जिसके माध्यम से वो ट्रांजैक्शंस वहां पर रिसीव कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से यही चार्ज वहां पर लगाया जाता है उस इशूइंग बैंक द्वारा फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स वाया सर्टेन क्रेडिट एज वेल एज डेबिट कार्ड्स। तो इस केस में आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई बोलता है कि हम एक मैक्सिमम मर्चेंट डिस्काउंट रेट यहां पर एप्लीकेबल रखेंगे, राइट, फॉर डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। कोई पर्टिकुलर पिन पॉइंट करके फ्लैट ये नहीं बताया गया कितना मर्चेंट डिस्काउंट रेट रहेगा, मैक्सिमम लिमिट यहां पर सेट की गई है, राइट। तो यहां पर एग्जैक्ट एमडीआर आरबीआई खुद से सेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक कैपिंग यहां पर रखी गई ताकि मर्चेंट्स के लिए फेयर प्राइसिंग रहे, कि यहां पर बैंक्स ज्यादा एमडीआर यहां पर चार्ज ना करें, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने कहा कि बीइंग द प्राइमरी रेगुलेटर फॉर कार्ड नेटवर्क्स इन इंडिया, तो यहां पर आरबीआई ने मैंडेट किया है जो बैंक्स आपके इशू करते हैं क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स, दे मस्ट अलाउ कस्टमर्स कि वो चूज कर सकें कि किस प्रेफर्ड कार्ड नेटवर्क का कार्ड वो वहां पर लेना चाहते हैं, चाहे वो वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, रुपए हो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप चीजें यहां पर क्लियर हो गई हों। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड सवाल, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जरूर आपने इस टर्म को पहले भी बहुत बार सुना होगा। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ये इंप्लीमेंट की जाती है बाय द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। सेकंड कह रहे हैं कि अंडर द स्कीम हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स इंक्लूड करते हैं प्रोजेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इरिगेशनल पर्पसेस। थर्ड में कह रहे हैं कि एटलीस्ट 70% ऑफ द फंड्स जो कि डीएमएफ के पास यहां पर आ रहे हैं वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स के ऊपर खर्च किए जाएंगे। तो बताइए इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। तो देखिए पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें तो बिल्कुल सही बताया गया कि जो आपकी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना बिल्कुल आपके डीएमएफ द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट की जाती है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस के पास जो पैसा आता है उसमें से 70% ऑफ द फंड्स उनके द्वारा हाई प्रायोरिटी एरियाज पे भी खर्च किए जाते हैं। पहले ये 60% था कि मान लीजिए उनके पास 10 करोड़ आ रहा है तो उसमें से वो 60%
पहले रहता था कि वो आपके हाई प्रायोरिटी एरियाज में खर्च किया जाएगा, बट अब उसको बढ़ा के 70% कर दिया गया है। बट हाई प्रायोरिटी एरियाज बेसिकली ये नहीं कहलाए जाते कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए पैसा नहीं खर्च किया जाता। हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स आपके कुछ और हैं, वो भी हम एक्सप्लेनेशन में यहां पर देख लेंगे। बट 2 स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, जिसके बेसिस पर बी ऑप्शन हमारी यहां करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो यहां जो आपके हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं, ये कौन से हैं कि भैया जिन एरियाज में इस प्रकार के माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, तो भैया उन एरियाज की थोड़ी डेवलपमेंट की जा सके। वहां पे जो इफेक्ट पड़ रहा है कि भैया वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई से रिलेटेड यहां पर काम किया जा सके, ऑलरेडी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है तो एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के ऊपर काम किया जा सके, पॉल्यूशन के कंट्रोल मेजर्स यहां पर लिए जा सके, वहां की जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उनके लिए एजुकेशनल इनिशिएटिव्स वहां पर रन किए जा सके, हेल्थ केयर के इनिशिएटिव्स वहां पर रन किए जा सके, महिलाओं और बच्चों के लिए वेलफेयर के ऊपर काम किया जा सके। तो ये यहां पर माने जाते हैं हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स जिन पर पैसा खर्च किया जाएगा डीएमएफ द्वारा अपने उस फंड से जितना वो इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। तो पहले 60% था, फिर इसको लेटर ऑन 70% यहां पर कर दिया गया है। उसके अलावा जो बाकी पैसा है वो आपके अदर प्रायोरिटी एरियाज पे खर्च किया जा सकता है, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करनी है आपको, एनर्जी और वाटरशेड डेवलपमेंट वहां पर करनी है, इरिगेशनल एक्टिविटीज यहां पर प्रमोट करनी है, तो उस केस में वहां पर खर्च किया जा सकता है, राइट। चलिए, तो ये बेसिक सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में, जो कि बेसिकली माइनिंग अफेक्टेड एरियाज के लिए यहां पर रखी गई है एंड डीएमएफ द्वारा बेसिकली इसे इंप्लीमेंट किया जाता है कि डीएमएफ के पास जो पैसा आता है वही यहां पर इन अफेक्टेड एरियाज में से खर्च भी किया जाता है। चलिए, अगला सवाल एक और बैंकिंग से रिलेटेड, को लेंडिंग। अगेन एक ऐसी चीज जो कि आपने जरूर पढ़ी होगी, बट यहां पर रिलेशनशिप है को लेंडिंग विद ऑफ सर्टेन बैंक्स विद द एनबीएफसीज फॉर व्हाट पर्पस, फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो इसमें अगेन वही पूछा रहा है कि कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले हम कह रहे हैं कि को लेंडिंग हेल्प करता है बैंक्स को ताकि वो अपने पीएसएल के गोल्स को एफिशिएंटली यहां पर अचीव कर सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अंडर द को लेंडिंग मॉडल एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड कि वो रिटेन करें एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर ऑफ द इंडिविजुअल लोन्स अपनी बुक्स में। अगर आपस में मिल बांट के यहां पर लोन दे रहे हैं तो 50% यहां पर एनबीएफसीज के खाते में लोन माना जाएगा कि एनबीएफसीज ने यहां पर इशू किया कि कल को अगर वो डिफॉल्ट हो जाए तो 50% रिस्क यहां पर भैया एनबीएफसीज का है। ये सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। थर्ड में कह रहे हैं कि प्राइमरी फोकस इन गाइडलाइंस का, जो कि यहां पर आरबीआई द्वारा को लेंडिंग गाइडलाइंस निकाली गई थी, कि प्राइमरी फोकस इन गाइडलाइंस का ये है कि जो हम चाहते हैं क्रेडिट का फ्लो इंप्रूव करना, खासकर आपके अनसर्व्ड या फिर अंडरसर्व्ड कैटेगरीज में, उसे यहां पर बेहतर किया जा सके। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है। आप आराम से थोड़ा सोच समझ के इसको अगर अटेम्प्ट करें तो डेफिनेटली आप इसको करेक्टली मार्क कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, जो आरबीआई की को लेंडिंग गाइडलाइंस यहां पर निकाली गई फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर्स, तो ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या देखा गया कि भैया देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के मैंडेट ऑलरेडी सेट कर दिए जा चुके हैं कि भैया बैंक्स को एक सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर क्रेडिट जो वहां पर वो जनरेट कर रहे हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर को यहां पर देना है। तो आपके लिए होमवर्क पहला यही है कि भैया बताओ कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत वहां पर कवर की जाती हैं, राइट। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, राइट। तो जनरली क्या देखा गया कि बहुत सारे बैंक्स फिर इस तरीके के अपने जो टारगेट सेट करते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, है ना कुछ समस्या रह जाती है, उस प्रकार की लेंडिंग उनकी उतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिलती, खासकर इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए, क्योंकि यहां पर वैसे भी क्रेडिट रिस्क ज्यादा रहता है कि डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट, क्योंकि वीकर सेक्शंस को भी यहां पर लोन प्रोवाइड करना है, राइट। तो कहीं ना कहीं बैंक्स भी उतना इनिशिएटिव नहीं लेते, बट फिर आरबीआई यहां पर यह कहता है कि भाई अगर आप अपने टारगेट्स पूरे नहीं करोगे तो सर्टेन आपके ऐसे फंड्स हमने क्रिएट किए, उनमें पैसा फिर आपको वहां पर डालना पड़ेगा। तो फिर यहां पर बैंक्स द्वारा थोड़ा फोकस रखा जाता है कि चलो पीएसएल के टारगेट्स यहां पर पूरे किए जाएं। तो उन्हीं टारगेट्स को अटेन करने में एज वेल एज जो आपकी ये अनसर्व्ड या फिर अंडरसर्व्ड कैटेगरीज है हमारे पॉपुलेशन के, उनमें क्रेडिट फ्लो इंप्रूव करने के लिए ये को लेंडिंग गाइडलाइंस निकालेगी, जिसके तहत बैंक्स एनबीएफसीज के साथ पार्टनरशिप कर सकती हैं। अब बैंक्स के पास पैसा अवेलेबल है, एनबीएफसीज के पास रीच अवेलेबल है, राइट, कि एनबीएफसीज अपनी बेहतर टेक्निकल एडवांसमेंट्स के थ्रू रीच वहां पर बढ़ा सकते हैं, उस प्रकार के लोन्स वहां पर ग्रांट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये को लेंडिंग मॉडल यहां पर निकाला गया कि बैंक्स और एनबीएफसी साथ में मिलकर यहां पर काम करेंगे। बट यहां जो 50% की बात की गई है कि एटलीस्ट 50% यहां जो शेयर है इंडिविजुअल लोन्स का वो एनबीएफसीज को रिटेन करना है, दे आर रिक्वायर्ड टू रिटेन। तो भैया 50% नहीं है, सिर्फ मात्र 20% है कि अगर डिफॉल्ट होते तो भैया 20% रिस्क यहां पर एनबीएफसी का रहेगा, 80% जिस बैंक के साथ यहां पर कोलैबोरेट करके को लेंडिंग की गई है उसका यहां पर रहेगा। तो अगेन 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की वजह से बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो वही पूरी कहानी आपको यहां पर मेंशन की गई है। एंड बैंक्स को यहां पर बेनिफिट क्या मिल रहा है को लेंडिंग से कि कहीं ना कहीं जो भी उनके ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं इस प्रकार का क्रेडिट एक्सटेंड करने में, तो एनबीएफसीज उस प्रकार के एक्सपेंसेस को यहां पर कवर कर लेता है, एनबीएफसीज उस प्रकार का रीच उन्हें प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड बैंक्स के भी जो टारगेट्स हैं यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो इजीली फुलफिल कर पाते हैं। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर
गाइडलाइंस यहां पर रिलीज की गई जिसके माध्यम से पीएसएल के टारगेट्स भी पूरे हो सके, एंड अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट फ्लो यहां पर बढ़ाया जा सके, खासकर हमारे ऐसी कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन के लिए, उनके लिए भी यहां पर काम किया जा सके, राइट। तो वही कहानी यहां पर आपको बताएगी कि अंडर दिस पर्टिकुलर मॉडल एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड टू रिटेन एटलीस्ट 20% शेयर ऑफ इंडिविजुअल लोन्स अपनी बुक्स में। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो बैंक्स का रिस्क है वो 80% का यहां पर रहेगा, राइट, कि अगर किसी प्रकार का डिफॉल्ट वहां पर देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है अगर बैंक्स के माध्यम से यहां पर पैसा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उतना डिफॉल्ट का रिस्क तो उनको वहां पर बियर करना ही करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो ये बेसिक सी कहानी थी। प्लीज इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सबरूम लैंड पोर्ट, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बतानी है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो आपका लैंड पोर्ट सबरूम है इट इज लोकेटेड अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सेकंड में कह रहे हैं कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा टू द चिट्टागोंग पोर्ट जो कि आपका बांग्लादेश में विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्ट। एंड थर्ड ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सबरूम यहां पर थर्ड लैंड पोर्ट बन चुका है ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, राइट। तो 3 ऑप्शंस, 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल जो आपका ये सबरूम लैंड पोर्ट है बिल्कुल आपका इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे यहां पर रखा गया है। अभी हम एक्सप्लेनेशन में इसको और अच्छे तरीके से यहां पर देखेंगे। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में जो बात की गई कि डेफिनेटली इसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है कहीं ना कहीं उनकी एक्सेसिबिलिटी यहां पर बढ़ रही है टुवर्ड्स बांग्लादेश का चिट्टागोंग पोर्ट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सबरूम लैंड पोर्ट। अब देखो लैंड पोर्ट बेसिकली क्या है कि अब सी पोर्ट पर चलो आपके शिप्स वगैरह वहां पर डॉक हो जाते हैं। लैंड पोर्ट जो भैया जहां पर आपका कोई ऐसा आपके पास वाटरवेज का रूट अवेलेबल नहीं है, आप वहां पर एक तरीके का मल्टीमोडल कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहे हो ताकि 2 देशों के बीच में उस प्रकार की गुड्स की मूवमेंट यहां पर की जा सके, राइट। ऐसे लैंड पोर्ट्स में जनरली आपका रोडवेज और रेलवेज का यहां पर यूज किया जाता है, राइट। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि भैया आपके 2 जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहां पर एक तरीके का चेक पॉइंट क्रिएट किया जा रहा है कि जहां से आपकी गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां पर की जा सकती है, राइट। तो सबरूम लैंड पोर्ट यहां पर इंडिया बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोकेटेड है, जिसकी वजह से अगेन सेकंड स्टेटमेंट जो हमने देखा वो भी करेक्ट है। बट ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है ये थर्ड नहीं भैया, ये 4th लैंड पोर्ट है ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, राइट, जिसकी वजह से सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाती है कि भैया ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट पूछा गया तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो वही कहानी आपको यहां पर बताई गई कि आपको जो त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है ऑफ द साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, वहां पर आपका ये पर्टिकुलर सबरूम लैंड पोर्ट क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ऑन द सर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द त्रिपुरा स्टेट, राइट। और उस प्रकार का जो हमारा एक इंपॉर्टेंट लिंकेज हम क्रिएट करना चाहते हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगेन लैंड पोर्ट है तो मैंने आपको बताया कि भैया रोडवेज और रेलवेज का यहां पर इसमें यूज किया जाता है, राइट। तो ये 4th ऐसा आपका पोर्ट है अलोंग दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल बॉर्डर, राइट। इससे पहले आपका अगरतला में भी देखने को मिलता है, ठीक है जी, दौकी में भी देखने को मिलता है, पेत्रपोल में देखने को मिलता है, राइट। तो ये 4th यहां पर एक मेजर लैंड पोर्ट यहां पर क्रिएट किया गया है, ठीक है जी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने यहां पर करेक्टली मार्क किया हो। चलिए फिर लास्ट सवाल यहां पर रेलवे सेक्टर से रिलेटेड थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज चेक कर लेते हैं। तो 3 स्टेटमेंट दी गई। पहले में कह रहे हैं कि रेलवेज करंटली होल्ड करती हैं हाईएस्ट वेटेज इन इंडियाज फ्रेट मॉडल शेयर, कि जितनी फ्रेट मूवमेंट हो रही है उसमें सबसे ज्यादा रेलवेज द्वारा यहां पर की जा रही है। सेकंड करें जो इंप्लीमेंटेशन की जा रही है ऑफ द पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स वो अनाउंस की गई है इन द इंटरिम बजट 2024-25 अंडर द पीएम गति शक्ति, ताकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहां पर इंप्रूव की जा सके। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका नेशनल रेल प्लान है इट एम्स फॉर 45% ऑफ द फ्रेट ट्रैफिक बाय रेल बाय 2030, कि 2030 तक जितना भी फ्रेट ट्रैफिक यहां पर आ रहा है तो उसमें रेलवेज का जो शेयर है उसको 45% तक यहां पर लेके जाना है। तो 3 स्टेटमेंट यहां पर दी गई हैं। अगेन कौन कौन सी करेक्ट है बताइए जरा, थोड़ा सोचिए इस चीज के बारे में और थोड़ा बेसिक अगर आप यूज भी करें कॉमन सेंस या आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम बार बार ये चीज कहते हैं कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, इंडिया का जो रेलवे का जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें थोड़ी दिक्कत यही आ रही है कि जो फ्रेट मूवमेंट है उसमें वो मेजर शेयर कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। रोडवेज का सबसे ज्यादा शेयर देखने को मिलता है, राइट। तो वही मेजर कारण है जिसकी वजह से हमारी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है कि भैया रेलवेज करंटली हाईएस्ट वेटेज शेयर नहीं होल्ड करते इन द इंडियाज फ्रेट मॉडल शेयर, जी नहीं, रोडवेज का यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरिम बजट में 2024-25 में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में जिक्र किया गया था ताकि इस प्रकार की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा सके, जिसमें पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स भी मेंशन किए गए थे। तो बिल्कुल करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट। एज वेल एज नेशनल रेल प्लान यहां पर चाहता है कि भैया जो फ्रेट ट्रैफिक है उसमें रेलवेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, रेलवेज का जो शेयर है उसको 45% तक यहां पर लेके जाया जा सके। इसी के बेसिस पर सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, दैट इज
स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, राइट। तो वही चीज यहां पर बताएगी, हालांकि थोड़ा डेटा सेट पुराना है, बट दैट डज नॉट मीन कि अभी आपका एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल अभी भी रोडवेज का ही सबसे ज्यादा शेयर यहां पर देखने को मिलता है। हालांकि रेल फ्रेट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, खासकर आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे कि कोल की अगर मैं बात करूं तो कोल इंडस्ट्री भैया हेविली रिलाई करती है अपने कोल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस चीज पर, रेलवेज के ऊपर। उसके अलावा जो कोल के ऊपर डिपेंडेंट है इंडस्ट्रीज, वो बिल्कुल अगेन रेलवेज के ऊपर यहां पर डिपेंड करती हैं। तो क्रूशियल रोल है, बट हाँ उतनी वेटेज देखने को नहीं मिलती अभी भी रोडवेज के थ्रू या आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यहां पर फ्रेट मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की भी क्रिएशन यहां पर की जा रही है ताकि रेलवेज का शेयर यहां पर बढ़ाया जा सके, राइट। उसके अलावा 3 जो आपके इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहां पर लेने की बात की गई कि एनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर्स यहां पर क्रिएट किए जाएंगे, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स किए जाएंगे एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स क्रिएट किए जाएंगे। तो भैया इंटरम बजट में अनाउंसमेंट की गई थी, दोबारा से उसको फुल बजट में भी यहां पर वैलिडेशन दे दी गई थी। एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया इन पर्टिकुलर स्टेप्स के माध्यम से तो जो गोल सेट किए गए हैं नेशनल रेल प्लान 2030 के, उनको यहां पर अचीव किया जा सके। तो भैया एक सिंपल सा सजेशन मेरा आपके लिए यहां पर है कि नेशनल रेल प्लान मेंस के पर्सपेक्टिव से जरूर एक बार कवर कर लीजिएगा, राइट, कि कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर आपको मेंशन किए गए हैं। चलिए, तो ये थे आज के 5 सवाल। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हम 5 सवाल डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपने सभी नहीं अच्छे से इन सभी सवालों के यहां पर जवाब दिए होंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पहला सवाल था, अगेन इस चीज में मैं अगर कोई डाउट रहेगा तो एक क्लैरिफिकेशन यहां पर देना चाहता हूं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, अगेन कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट बैंक्स द्वारा चार्ज किया जाता है मर्चेंट पे। मर्चेंट माने कि भैया जो दुकानदार वहां पर बैठा है, कि अगर उनके द्वारा कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है अपने कस्टमर से तो भैया एडिशनल पैसा यहां पर बैंक को पे करना पड़ेगा। तो मर्चेंट क्या करता है, मर्चेंट भैया फिर वो कॉस्ट ट्रांसफर कर देता है कस्टमर पे। कस्टमर को बोलता है कि सर एक्स्ट्रा 2% यहां पर लगेगा, वो हमारी फीस है, ये हमें भी पे करनी पड़ती है, हम तो नहीं कर सकते, आप या फिर यूपीआई यहां पर कर लीजिए। तो हमने देखा कि यूपीआई का जो ग्रोथ था उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एमडीआर की एप्लीकेबिलिटी थी, इसलिए सभी लोग प्रेफर करते हैं कि चलो यूपीआई के माध्यम से यहां पर पेमेंट एक्सेप्ट की जाए, राइट। चलिए, तो ये बेसिक सी कहानी थी आज के 5 क्वेश्चंस की। प्लीज अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।